नमस्ते। लर्न अबाउट स्टॉक्स के इस नए वीडियो में आज मैं पुट ऑप्शंस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि पुट ऑप्शंस की मदद से आप स्टॉक मार्केट करेक्शंस में, यानी कि जब प्राइसेस सडनली गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप पुट ऑप्शंस की मदद से कैसे पैसे बना सकते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू बचा सकते हैं। ओके, सो पुट ऑप्शंस का इस पार्ट 1 वीडियो में मैं आपसे जो बेसिक लॉजिक है पुट ऑप्शन के बारे में वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये लॉजिक अच्छी तरह से समझ ले तो आगे के जो कंसेप्ट्स है वो समझने में आपको काफ़ी आसानी जाएगी। सो इस वीडियो के थ्रू प्लीज़ एक बार ध्यान से पुट ऑप्शन क्यों बनाया गया, यानी कि पुट ऑप्शन की शुरुआत कैसे हुई और उसका वर्किंग का जो बेसिक लॉजिक है वो ठीक से समझ लीजिए। ओके, फिर आप अपने आइडियाज यूज करके उसमें ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये मेरा पहला वीडियो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रिलेटेड, तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जल्दी से कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, तो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो वैल्यू है, ओके, फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, उनकी जो भी वैल्यू हम लोग ट्रेड करते हैं या मार्केट में ट्रेड होते हुए देखते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो किसी और एसेट से जुड़ी रहती है। तो किसी और एसेट के प्राइस के मूवमेंट में की वजह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वैल्यू चेंज होती है। तो वो एसेट कौन सा हो सकता है? तो अभी हम लोग, हमारे पास जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे हम लोग जो ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें इंडेक्स भी हो सकता है या फिर स्टॉक भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कमोडिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इंडेक्स, यानी कि निफ्टी जैसा इंडेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर कई सारे और इंडाइसेस जो हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से कई सारे इंडेक्स पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। और स्टॉक्स में भी काफ़ी सारे बड़े कंपनी जो है जिनमें काफ़ी एक्टिवली ट्रेडिंग होता है, उनके ऊपर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सारे के सारे कंपनीज के ऊपर नहीं होता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ बड़े कंपनीज और जिनमें एक्टिवली ट्रेडिंग होता है ऐसे कंपनीज पे ही लिमिटेड है। अब ये वैल्यू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हम लोग, मैंने जैसे बताया कि उसकी वैल्यू जो है वो उस इंडेक्स की या उस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक और कंसेप्ट कैसा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसकी वैलिडिटी पीरियड फिक्स्ड रहती है, यानी कि वो परमानेंट नहीं रहता। कि जैसा कोई स्टॉक हम लोग खरीद के रख सकते हैं, जितने दिन चाहे अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, तो वैसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। उसकी हर कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है और उस वैलिडिटी पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसकी एक एक्सपायरी डेट हमें पहले से पता होती है। जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम खरीदना है बेचना चाहते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी उधर मेंशन्ड रहता है। तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब पुट ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो पुट ऑप्शन जो है, पुट और कॉल ऑप्शन, ऐसे दो टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। पुट ऑप्शन जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे भी यूज हो सकता है। तो उसका बेसिक आइडिया जो है कि अगर मार्केट गिरा तो हमारा पोर्टफोलियो, जो भी शेयर्स का पोर्टफोलियो रहता है, उसकी वैल्यू गिरती है। तो कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अगर मार्केट सडनली गिरना शुरू हो जाए तो हमारे पास क्या एक आध प्रोविजन है जहां पे हम उसकी वैल्यू गिरने से बचा सके या प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे काम आ सकता है। ओके, मार्केट अनफोर्सिन इवेंट में बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मार्केट तेजी में होता है, ऊपर ऊपर जा रहा होता है और किसी को पता नहीं होता कि कब ये गिरना शुरू हो जाए या कब इसमें करेक्शन आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पुट ऑप्शन जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे काम करता है। ओके, सो अगर हम पुट ऑप्शन लेके रखें ऐसे सिचुएशन में, तो अगर सडनली कभी मार्केट अगले कुछ दिनों में, अगले 2-3 हफ्तों में अगर सडनली मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो उस फॉल से हम लोग अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं पुट ऑप्शन की मदद से। ओके, उसके बेसिक वर्किंग जो है वो अगले स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
पुट ऑप्शन में जैसे हमें प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी हम खरीदते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसे होता है, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस, तो इन सब केसेस में कैसे रहता है कि हम लोग उस इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं और उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें उस अनफोर्सीन इवेंट यानी कि जो एक्सीडेंट हो या किसी की डेथ हो या किसी को किसी बीमारी की वजह से हेल्थ में काफ़ी खर्चा आने वाला है, मेडिकल एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो उन सारे केसेस में वो इंश्योरेंस कंपनी हमें कवरेज देती है। ओके, सो एक कॉम्पेंसेशन हमें मिलता है अगर वैसा कोई इवेंट होता है तो जैसे हमें इंश्योरेंस खरीदते समय कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है, वैसे ही पुट ऑप्शन खरीदते समय भी हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ओके, सो प्रीमियम हम जो भरते हैं यहाँ पे सामने कोई कंपनी नहीं होती। ओके, इंश्योरेंस कंपनी में कैसे हम लोग किसी कंपनी के साथ डील करते हैं, किसी कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। यहाँ पे जब भी हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो सामने वाला भी कोई ट्रेडर ही हो सकता है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है जो पुट ऑप्शन बेचता है। अब इन दोनों के ओपिनियंस ऑपोजिट हो सकते हैं, यानी कि जो पुट ऑप्शन खरीद रहा है उसका इंटेंशन ये हो सकता है कि वो मार्केट सडनली अगर गिरना शुरू हो जाए तो उसके लिए अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन चाहता है, या फिर वो समझ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या अगले 2-3 हफ्तों में मार्केट गिरने की संभावना ज्यादा है, इस वजह से वो पुट ऑप्शन खरीद रहा है। उसी समय जो बेचने वाला होता है वो बेचने वाला शायद ये समझ रहा है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा गिरने वाला नहीं है और वो उस प्रीमियम को कमाना चाहता है। ओके, सो जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं वो उस सेलर को हम पे करते हैं, तो वो पूरी रिस्क जो है वो सेलर उठाता है। ओके, बायर को प्रीमियम पे करना है और वो इंश्योरेंस जैसा कवरेज उसको मिल जाता है कि अगर मार्केट गिर जाए तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन उसके अगेंस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट नहीं गिरता है तो वही प्रीमियम जो है वो उस सेलर का इनकम बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। ओके, सो अभी एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस पुट ऑप्शन की को बेटर समझेंगे। अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग पुट ऑप्शन का निफ्टी इंडेक्स पे हम लोग पुट ऑप्शन का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं अगले स्लाइड में। तो उसमें कैसा रहता है पुट निफ्टी इंडेक्स पे, अभी जैसे हर स्टॉक में भी ऐसा अलग अलग प्राइस, स्ट्राइक प्राइसेस बोलते हैं उसे, कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है पुट ऑप्शन के वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम निफ्टी इंडेक्स के पुट ऑप्शन की ही बात करेंगे। तो निफ्टी जैसे हम लोग जानते हैं कि फिलहाल अराउंड 14,500 के आसपास चल रहा है, तो उसके स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो हर 100 के मल्टीपल में अवेलेबल होते हैं। तो 14,200, 300, 14,500, 14,700, 14,600 ऐसे हर 100 वाले मल्टीपल्स पे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। इवन थोड़ा दूर का देखे 13,000 हो या 14,000 हो या 13,500 हो, ऐसे प्राइसेस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। ओके, सो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है वो आप वर्किंग मॉडल अगले स्लाइड में बेटर समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ऐसे हर प्राइस लेवल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फिर एक्सपायरी की बात करते हैं तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी वीकली भी अवेलेबल है, यानी कि हर हफ्ते के थर्सडे की एक्सपायरी वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, या फिर मंथली एक्सपायरी की यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो रहता है उस एक्सपायरी के भी अवेलेबल होते हैं। तो अभी जैसे जनवरी का महीना चालू है और जनवरी का ये अभी 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, तो हमारे पास जो अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी यानी कि 21 जनवरी के भी अवेलेबल है, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। और फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो है वो लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी यानी कि 28 जनवरी का भी एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ हम अगले महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं या खरीद सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो वहां पे फरवरी में भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है या मंथली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो हम अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी आज खरीद सकते हैं। इसके प्राइस वेरिएशंस का थोड़ा लॉजिक मैं अगले वर्किंग स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा।
प्रीमियम वैल्यू जो है वो ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसमें चेंजेस किस वजह से होते हैं। तो उस प्रीमियम वैल्यू के जो प्राइसेस है उसमें चेंजेस होने के कुछ फैक्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। कि सबसे पहला, उसकी स्ट्राइक प्राइस फिलहाल निफ्टी के लेवल के रिलेशन में कहाँ है। यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के ऊपर है या नीचे है, उसके बेसिस पे भी पुट ऑप्शन की वैल्यू का प्रीमियम जो है वो डिफर करता है। यानी कि अभी जैसे निफ्टी 14,500 के नजदीक है, तो हम अगर 14,700 का स्ट्राइक प्राइस चेक करें और 14,300 का स्ट्राइक प्राइस चेक करें, तो ये दोनों केसेस में प्रीमियम का जो वैल्यू है वो काफी डिफरेंट आने वाला है। 14,700 जो लेवल है वो फिलहाल अभी के निफ्टी के ऊपर है, तो उसमें पुट ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस काफी ज्यादा आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम 14,300 लेवल का अगर पुट ऑप्शन चेक करें, तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू काफी कम आएगी, क्योंकि वो जो लेवल है, स्ट्राइक प्राइस का जो लेवल है, वो अभी के निफ्टी के लेवल के मुकाबले काफी नीचे है। ओके, सो स्ट्राइक प्राइस का करंट निफ्टी लेवल के रिलेशन में जो भी पोजीशन है, उसके हिसाब से एक फैक्टर है जो प्रीमियम वैल्यू में अफेक्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कितनी दूर है। तो हम अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो उसका प्रीमियम कम होने वाला है कंपेयर टू अगर हम 2 हफ्ते आगे का या 3 हफ्ते आगे का कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। ओके, सो जितना एक्सपायरी डेट दूर रहेगा, उतना प्रीमियम का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे मान ले कि सपोज हम 14,400 लेवल का इस हफ्ते का, यानी कि 21 जनवरी का एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, और साथ ही साथ हम 28 जनवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट चेक करें। ओके, सो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स अगर सेम 14,400 के स्ट्राइक प्राइस के अगर हम चेक करें, तो हमें ये दिखेगा कि 21 जनवरी जो नजदीक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका प्रीमियम जो है वो कम रहेगा कंपेयर टू 28 जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो एक हफ्ता आगे आने वाला है। ओके, सो जितना एक्सपायरी दूर रहेगा, उतना उसका प्रीमियम वैल्यू ज्यादा रहेगा सेम स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रीमियम वैल्यू को अफेक्ट करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो जनरल मूड मार्केट में कैसा है और मार्केट की दिशा कैसे जा रही है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और सब बुलिश मूड में है, तो पुट ऑप्शन के वैल्यू गिरना शुरू हो जाते हैं या गिरते रहते हैं। और मार्केट में अगर सडनली डायरेक्शन चेंज कर दिया और ओवरऑल बेरिश अगर मूड आ रहा है, तो पुट ऑप्शन के वैल्यूज में भी थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो प्रीमियम वैल्यू इन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना जरूरी है। अगले स्लाइड में हम जब एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, इन सब का महत्व भी समझ में आ जाएगा। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता था कि जब कोई पुट ऑप्शन खरीद रहा है, तो सामने वाला कोई तो बेच रहा होता है, और ये जो सेलर है जो प्रीमियम कमाता है, ओके, हम जो भी प्रीमियम खरीदते समय पे करते हैं, वो उस सेलर को जाता है। लेकिन वो सेलर को बहुत बड़ी रिस्क कवर उठानी पड़ती है। यानी कि अगर मार्केट सच में गिरे, तो उसको हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। मतलब हम जो बायर है, उसको वो सेलर कॉम्पेंसेट करेगा डिपेंडिंग ऑन कितना मार्केट गिरता है और स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे है। तो उसको एक काफी बड़ी रिस्क उठानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट का प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म में सडनली वो गिरना कब शुरू हो जाएगा और कितना गिरेगा, काफी हद तक गिर सकता है। तो रिस्क एलिमेंट सेलर के हाथ में बहुत बड़ी होती है। तो सेलर को काफी बड़ी रिस्क उठाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो उस सेलर से काफी बड़ा मार्जिन मांगता है। ओके, सो सेलर को वो मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन बायर को नहीं। जब हम पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो हमें सिर्फ वो प्रीमियम का अमाउंट पे करना पड़ता है, कोई और एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेलर को उस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू के हिसाब से काफी बड़ा मार्जिन का अमाउंट स्टॉक एक्सचेंजेस के पास रखना पड़ता है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि पुट ऑप्शन का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है।
अब इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो फिलहाल 14,525 लेवल पे है। ओके, ये एजम्पशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मिस्टर ए, एक कोई इंसान है मिस्टर ए, जो उसके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। किसी सडन निफ्टी में गिरावट अगर आ जाए तो, सडन मार्केट में गिरावट आ जाए तो उससे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए वो निफ्टी का 14,400 स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन का लॉट खरीद लेता है। ओके, यहाँ पे निफ्टी का जो फिलहाल जो लॉट का साइज है वो 75 यूनिट्स का लॉट साइज है। यानी कि हम लोग जब भी खरीदते हैं तो 75 यूनिट्स ऑफ निफ्टी का लॉट साइज खरीदते हैं। मान लेके चलते हैं कि फिलहाल वो जो पुट ऑप्शन खरीद रहा है इस करंट मंथ की एक्सपायरी का, यानी कि सपोज जनवरी महीने के एक्सपायरी का, यानी कि 28 जनवरी अभी एक्सपायरी है इस साल। जो लास्ट थर्सडे, हमेशा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो रहता है वो उस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है। तो इस जनवरी महीने का वो 14,400 का निफ्टी का एक पुट ऑप्शन, पीई का मतलब पुट ऑप्शन होता है, तो पुट ऑप्शन का एक लॉट खरीद लेता है। और मान लेके चलते हैं कि उसकी जो प्राइस अभी ट्रेड हो रही है वो 80 रुपए पे है, तो उसने 80 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 75 उतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 6,000 रुपीज का उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो सेलर को वो देगा। ओके, सो 6,000 रुपीज उसने पे कर दिए, एक लॉट खरीद लिया। अब एक्सपायरी के दिन, ओके, एक्सपायरी अभी आज तो 15 जनवरी का डेट है, एक्सपायरी अभी और तकरीबन 9 ट्रेडिंग डेज आगे है। ओके, सो इन 9 ट्रेडिंग डेज में अगर निफ्टी में एक्चुअली गिरावट आ जाती है और एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी 14,400 के नीचे जाके कहीं क्लोज होता है, ओके, तो मिस्टर ए को जो उसने ऑप्शन खरीदा था उस वजह से निफ्टी 14,400 के नीचे जितना भी है, ओके, वो 1 पॉइंट हो, 100 पॉइंट्स हो या 1000 पॉइंट्स हो, जितना भी नीचे जाके वो क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, उतना डिफरेंस वो सेलर से उसको मिलने वाला है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 75 यूनिट्स। तो और अगर निफ्टी 14,400 के ऊपर क्लोज हो जाता है कहीं पे भी, मतलब 1 पॉइंट ऊपर भी क्लोज हो जाता है, तो जो भी मिस्टर ए ने प्रीमियम पे किया था सेलर को, उसके बदले मिस्टर ए को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो 14,400 जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, सो ये स्ट्राइक प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है कि उस लेवल के नीचे अगर जाता है पुट ऑप्शन, आई मीन निफ्टी का लेवल, तब उस पुट ऑप्शन के अगेंस्ट जो बायर है उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर निफ्टी 14,400 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है एक्सपायरी तक, ओके, सो एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी उस स्ट्राइक प्राइस के अगर ऊपर क्लोज हो जाता है, तो जिसने भी पुट ऑप्शन खरीदा है उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब उसने जो भी प्रीमियम पे किया था वो उसका पूरा का पूरा लॉस में जाएगा। सो ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही है। सो जो स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं उसके अगर नीचे अगर निफ्टी जाता है और क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तभी हमें उसमें से कुछ मिलने वाला है। अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर ऊपर क्लोज हो जाता है जो भी प्रीमियम उस सेलर को मिला था, मतलब हमने पे किया था, वो उस सेलर का प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, सो ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिए, उस स्ट्राइक प्राइस का महत्व क्या है। ओके, और जो प्रीमियम उसके रिलेशन में हम लोग पे कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो वो जो है वो पूरा का पूरा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं अगर निफ्टी उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो। सो 14,400 का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने 14,175 पे क्लोज किया। ओके, सो 14,525 का लेवल था जब हमने आई मीन मिस्टर ए ने पुट ऑप्शन खरीदा था, और एक्सपायरी के दिन वो अगर निफ्टी गिर के अराउंड 14,175 पे जाके क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो मिस्टर ए को 14,400 और 14,175 इसका जो डिफरेंस है वो आता है 225। ओके, सो 225 मल्टीप्लाइड बाय 75 इतना अमाउंट उसको मिलेगा।
ओके उसने पे करते समय 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 75 पे किया था। ओके 75 यूनिट्स का एक लॉट है, तो 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 75 उसने प्रीमियम पे किया था। उसके बदले जब निफ्टी 14,175 पे आके एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गया तो उसको 225 मल्टीप्लाइड बाय 75 इतना अमाउंट उसको वापस मिलेगा। ओके सो ये काफी बड़ा प्रॉफिट उसको मिल रहा है अगर, क्योंकि निफ्टी ने एक्चुअली गिरावट दी है तो। ओके अगर निफ्टी 14,400 के ऊपर क्लोज हो जाता तो मिस्टर ए को कुछ भी नहीं मिलता। ओके जो भी 80 रुपीज का उसने पर यूनिट का जो प्राइस पे किया था, प्रीमियम पे किया था, वो सेलर का प्रॉफिट बन जाता। लेकिन इस एग्जांपल में अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन 14,175 पे क्लोज किया, तो मिस्टर ए को 225 मल्टीप्लाइड बाय 75 इतना अमाउंट मिलेगा जो भी प्रीमियम उसने पे किया था 80 रुपीज का उसके अगेंस्ट। तो सेलर को जो लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो उसको सेलर को उस वक्त हमसे प्रीमियम जो मिस्टर ए से प्रीमियम जो मिला था वो था 80 रुपीज का, और उसको अभी पे करना पड़ रहा है मिस्टर ए को 225 का, तो 145 रुपीज पर यूनिट। ओके उतना उसको लॉस होने वाला है सेलर को। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर निफ्टी एक्चुअल में गिर के उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाके क्लोज होता है तभी मिस्टर ए को उसमें से कुछ वैल्यू मिलती है एक्सपायरी के दिन। ओके अगर निफ्टी 14,400 के ऊपर क्लोज हो जाता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि अगर निफ्टी 14,400 के ऊपर क्लोज हो जाता था तो मिस्टर ए को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था, जीरो मिलता था। सो जो भी उसने प्रीमियम पे किया होता वो उसका पूरा का पूरा लॉस में चला जाता। ओके सो यहाँ पे रिस्क एलिमेंट समझ लीजिए, जहां पे पुट ऑप्शन आपको पैसे कमाने में मदद कर सकता है या फिर आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है, वहां पे आपका जो प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हैं वो लॉस, कंप्लीट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिस्क उठानी पड़ती है उस प्रीमियम अमाउंट की। ओके मिस्टर ए के लिए रिस्क एलिमेंट क्या था, तो वो 6,000 रुपए का प्रीमियम था। मैक्सिमम लॉस उसका जो हो सकता था वो उस प्रीमियम अमाउंट तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जो सेलर था, ओके जिस सेलर ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा था मिस्टर ए को, उसको 80 रुपीज पर यूनिट का प्रीमियम मिल गया। ओके जिस दिन ये लॉ ट्रेड हुआ पहला, तब उसको 80 रुपीज पर यूनिट का अमाउंट मिल गया। लेकिन उसके सर पे ये रिस्क हमेशा एक्सपायरी तक रहेगी कि अगर निफ्टी सडनली गिरता है और स्ट्राइक प्राइस के काफी नीचे जाके क्लोज होता है तो उस सेलर को वो पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके सो ये रिस्क एलिमेंट वो सेलर के सिर पे ज्यादा थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप बेटर समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम ज्यादा और बात करेंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के रिलेशन में कैसे प्रीमियम वैल्यूज चेंज होते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं एक्चुअल एग्जांपल्स यानी कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे आपको दिखा सकूं कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम वैल्यूज कैसे डिफर करते हैं, कैसे वैल्यू में चेंजेस आते हैं और उसका निफ्टी के रिलेशन में मूवमेंट कैसा होता है। ये सब बातें मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए, ताकि इन सारे सवालों से रिलेटेड आंसर्स भी मैं उस वीडियो में दे पाऊं आपको। ओके, थैंक यू।